नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सभी भावी अध्यापक अध्यापिकाओं का, हर भाई बहन, हर गृहिणी का सपना है जिसका शिक्षक बनना, सभी का वेलकम, अभिनंदन है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षक भर्ती के चैनल जायसवाल कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों मैं आपके साथ जायसवाल सर। आज बात करने वाले हैं गणित पेडागोजी यानी मैथ्स पेडागोजी की क्लास नंबर आपकी दोस्तों 13वीं क्लास है, 13 नंबर क्लास है। 15 बेहतरीन लाजवाब प्रश्न होने वाले हैं। अगर आई होप दोस्तों, अगर आपने इसकी पिछली क्लासेस नहीं देख पाई है कुछ कारण की वजह से, तो यहाँ पर लिंक आपको मिल जाएगी। इस वीडियो देखने के बाद आप लोग प्लेलिस्ट जाके जरूर देख सकते हैं। सिलेक्शन पाना है, शिक्षक बनना है, तो एक बार वीडियो को जरूर सभी प्रश्नों को एक बार ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। 15 बेहतरीन लाजवाब प्रश्न। दोस्तों कल हमने यह प्रश्न कंप्लीट किया था। कल की क्लास का जो है लास्ट क्वेश्चन यह था, विभेदकारी परीक्षा किसमें अंतर स्थापित करती है। जो विभेदकारी आपकी परीक्षा होती है यह किसमें अंतर स्थापित करती है। प्रतिभावान छात्रों में, कमजोर छात्रों में, समान छात्रों में, उपर्युक्त सभी में। ठीक है, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? विभेदकारी जो परीक्षा होती है जो अंतर स्थापित करते प्रतिभावान छात्रों में भी, कमजोर छात्रों में भी और समान छात्रों में भी आपका अंतर स्थापित करती है, यानी कि उपरोक्त सभी आपका सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन। चलिए तो शुरू हो चुका है ये 15 प्रश्न में से। आज की क्लास का 13वीं क्लास है, आपको पता है, और इन्हीं में से आपके एग्जाम में प्रश्न आना है। तो प्रश्न यह दोस्तों, पाठ योजना के 5 सोपान जो आपकी पंचपदी को प्रस्तुत करने वाले कौन है। तो कल हमने यहाँ पे बताया था आपको कि सोपान जो पंचपदी है इसको प्रस्तुत करने वाले आपके कौन है? हर्बर्ट स्पेंसर है। ठीक है, हर्बर्ट पंचपदी आपने नाम सुना होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप से किसने प्रदर्शित किया था। जो आपकी मूल्यांकन प्रक्रिया है उसको त्रिकोणात्मक रूप से, ठीक है, ये कह सकते हैं त्रिभुज के रूप में। ठीक है, त्रिभुज में कितने कोण होते हैं? 1 2 3 कोण होते हैं। ठीक है, तो जो मूल्यांकन की प्रक्रिया है आपके गणित में, त्रिकोणात्मक रूप से किसने प्रदर्शित किया था? स्पेंसर ने, डॉक्टर ब्लूम ने, हर्बर्ट ने, टीपी नन ने। किसने प्रदर्शित किया था? लाजवाब प्रश्न है, बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों। मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप से किसने प्रदर्शित किया था? तो आपके डॉक्टर ब्लूम ने किया था। ठीक है, त्रिकोणात्मक रूप से त्रिभुज, ये आपको त्रिभुज 3 कोणों का कहलाता है, सभी लोग जानते हैं। डॉक्टर ब्लूम की तरफ चला जाएगा। एक आपको ट्रिक बता देता हूं, त्रिभुज में 3 कोण होते हैं और इनके जो डॉक्टर ब्लूम में वर्ड है आपके 3 वर्ड शामिल है। 3 है, कितने भैया? 3 आपके हिंदी में वर्ड शामिल है। और त्रिकोण में कितने होते? त्रिकोणात्मक पूछा गया तो 3 कोणे होते। एक लॉजिकल वर्ड है आप लोग, ठीक है, ये लॉजिक लगाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि जायसवाल सर ऐसे बताए थे और इसका आंसर ये हो जाएगा, तो सिलेक्शन आसान हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं, अगला प्रश्न आ चुका है। दृश्य शब्द का उपयोग इनमें से कौन सा आधार महत्वपूर्ण होता है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं मैथ्स पेडागोजी की बात कर रहे हैं, गणित शिक्षण की बात कर रहे हैं। दृश्य शब्द का जो प्रयोग होता है इनमें से कौन सा आधार महत्वपूर्ण माना जाएगा। ज्ञानेंद्रियों का संबंधित ज्ञान से साक्षात्कार होगा, आकर्षण एवं रुचिपूर्ण स्पष्टीकरण होगा, कम समय में ज़्यादा ज्ञान होगा, या अध्यापक को ज्ञान स्पष्ट करने में सहायक होगा। तो दृश्य शब्द का प्रयोग जो है कौन सा आधार महत्वपूर्ण कहलाएगा? तो वह आधार यह है कि ज्ञानेंद्रियों का संबंधित ज्ञान से साक्षात्कार आधार महत्वपूर्ण कहलाएगा दृश्य शब्द का प्रयोग करने में। वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, आपका अपना परिवार है। ऐसे ही क्लासेज बेस्ट बेहतरीन प्रश्न के लिए, सिलेक्शन पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका अपना परिवार है। मोरल मोटिवेशन कायम रखें, सपोर्ट करें। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस आप सभी लोग जानते हैं, उनका नारा था क्या था? यह नारा बहुत ही प्रचलित था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। मैं आप लोगों से आज एक बार हाथ जोड़कर बोलता हूँ, आप मुझे सपोर्ट करें, लाइक सब्सक्राइब करें, मैं आपको सिलेक्शन दूंगा। जय हिंद दोस्तों। प्रश्न आ चुका है, कौन सा मूल्यांकन अच्छा कहलाएगा? सभी लोग कमेंट करेंगे, दिल से सभी लोग कमेंट कीजिएगा, क्योंकि जो चीज़ दिल से होती है भैया तो वो बिल्कुल समझ सकते हैं, वो समझ सकते हैं, सीधे परमात्मा से जुड़ती है। जी हाँ दोस्तों, सरस्वती माँ से अभिनंदना प्रार्थना है आप लोगों का, जरूर जो सपना पूर्ण होगा। क्लासेस डेली लेते रहिए, मेरा यही आपसे निवेदन है। ठीक है दोस्तों, तो कौन सा मूल्यांकन अच्छा कहलाता है? जिसमें प्रश्न अधिक हों, जिसमें प्रश्न वस्तुनिष्ठ हों, जिसमें प्रश्न सत्य असत्य के रूप में हो, जिसमें प्रश्न आपके लघुत्तरात्मक हो। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें प्रश्न अधिक हो तो मूल्यांकन वो अच्छा नहीं कहलाएगा। पहली बात तो पहला ये रंग हो गया ऑप्शन ही।
जिसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो और सत्य असत्य हो। ये क्या होता है, ये कैसे मूल्यांकन है, विश्वसनीयता वाले मूल्यांकन कहलाएंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें अगर हमने सही किया तो हमें 1 नंबर मिलेगा, गलत किया तो नहीं मिलेगा, जैसे आपको एग्जाम में देना है, जैसे ये प्रश्न है। ठीक है, लेकिन मूल्यांकन अच्छा कहलाएगा तो वह होते हैं जिसमें प्रश्न लघुत्तरात्मक प्रश्न होते हैं, सीमित प्रश्न होते हैं, जिसे हम आपसे लगभग 4 से 6 लाइन में उत्तर देते हैं। उन प्रश्नों को जो है मूल्यांकन अच्छा माना जाता है। ठीक है, तो फोर्थ ऑप्शन आप लोगों का सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। बालक सोचने विचारने के बाद सही निर्णय ले सकता है, वह किस प्रकार के उद्देश्य की प्राप्ति बताता है। दोस्तों बात करेंगे, प्रश्न ये पूछ रहा है आपका कि बालक जो है सोचने विचारने के बाद सही निर्णय ले सकता है। कोई भी चीज अगर आपको निर्णय लेना हो तो सोचें विचारेंगे, लेकिन यहाँ बालक की बात की गई है, क्योंकि आप लोग भावी अध्यापक शिक्षक हैं। तो बालक के सोचने विचारने के बाद जो सही निर्णय ले सकता है वह आपको किस प्रकार के उद्देश्य की प्राप्ति बताता है। अभिवृत्ति की, अभिरुचि की, प्रशंसा की या ज्ञान उपयोग की। तो जो बालक सोचने विचारने के बाद निर्णय सही ले ले, वह दोस्तों अभिवृत्ति के उद्देश्य की प्राप्ति बताता है। उस बालक के अभिवृत्ति के उद्देश्य की प्राप्ति बताता है कि उसने अभिवृत्ति के उद्देश्य जो है वो उसको प्राप्ति कर ली है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। वीडियो को लाइक शेयर करते रहें। जी हाँ दोस्तों, प्रयोजना विधि के जन्मदाता कहलाते हैं। प्रायोजना विधि के जन्मदाता क्या है, आपके जॉन डीवी हैं, आर्मस्ट्रांग है, किलपैट्रिक हैं या आपके स्टीवेंसन है। सभी लोग कमेंट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, जब भी हम दोस्तों प्रयोजना विधि के जन्मदाता की बात कर रहे हैं, जिन्होंने प्रयोजन विधि को जन्मदाता, ठीक है, आपकी जन्मदाता कौन है, माता है। इसी प्रकार प्रयोजना विधि के जन्मदाता यानी प्रयोजना विधि की माता कौन है, ठीक है, प्रयोजना विधि के जिन्होंने जन्म दिया। बहुत से बच्चे आर्मस्ट्रांग लगा रहे होंगे, ठीक है, बहुत से बच्चे जॉन डीवी लगा देंगे, किलपैट्रिक लगा देंगे, स्टीवेंस लगा देंगे, लेकिन जो सही आंसर, सटीक आंसर होगा वह आपका किलपैट्रिक होगा। दोस्तों तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रयोजना विधि के जन्मदाता आपके किलपैट्रिक कहलाते हैं, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जी हाँ दोस्तों, आपको नोट कर लेना किलपैट्रिक। ठीक है, चलिए तो अगला प्रश्न आ चुका है स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है। जी हाँ, सभी लोग कमेंट कर सकते हैं, अपना स्कोर भी बता सकते हैं। 15 में से आप लोग कितना स्कोर कर रहे हैं। डेली क्लासेस चलती है, डेली बताइए 15 में से कितना स्कोर कर रहे हैं। मेरे आंसर देने से पहले वीडियो पॉज कीजिए, सोचिए, समझिए, अपने माइंड में प्रेशर कीजिए और फटाफट आंसर दीजिए और चेक कीजिए, क्योंकि अब बहुत कम समय है। अब यहाँ पे अपने को ये नहीं सोचना कि बाद में पढ़ लूँगा, बाद वाला समय गया भैया। अब आपको सीधे फोकस सिलेक्शन पे करना है। सभी क्लासेस ज्वाइन कीजिए, बेल आइकन प्रेस करते जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत लागू होता है। दोस्तों किस पर लागू होता है, आगमन विधि, संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि, निगमन विधि। दोस्तों मैं आपको कल की क्लास में बताया था, एक प्रश्न आया था कि विशिष्ट से सामान्य की ओर जो सिद्धांत होता है, विशिष्ट टू जनरल, इंपॉर्टेंट टू ऑफ जनरल, विशिष्ट से सामान्य की ओर जो सिद्धांत लागू होता है वह आपके किस पर होता है, वह आपकी आगमन विधि पर होता है। विशिष्ट से समान, जब भी हम समान से विशिष्ट की ओर की सिद्धांत की बात करते हैं, आपके निगमन विधि पर होता है। ठीक है, तो समान आ जाए, जनरल आ जाए तो निगमन करना है, और विशिष्ट आ जाए तो आपको आगमन करना है। चलिए देख लेते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। स्क्रीन पर प्रश्न आ चुका है, हर प्रश्न की व्याख्या करेंगे। हर प्रश्न इंपॉर्टेंट है, हर प्रश्न सिलेक्शन वाले हैं, अपने आप में सर्वश्रेष्ठ प्रश्न है, किसी को कम नहीं समझना है कि कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में टपक सकता है, वो आपके माइंड को चेक कर सकता है। ठीक है, आपको परेशान कर सकता है। तो हर प्रश्न को समझिए, हर प्रश्न का उत्तर जानिए, बहुत ही जरूरी है। विद्यार्थी को आयत तथा वर्ग का ज्ञान कब होगा। ठीक है, जो ही विद्यार्थी है, देखिए हम आपके एमपीटीटी की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही सीटेट की भी चल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर ये जानिए, प्राथमिक यानी प्राइमरी टीचर टेस्ट की बात कर रहे हैं। विद्यार्थी को आयत तथा वर्ग का ज्ञान कब होगा, दोनों की परिभाषा और सार बता के, दोनों में समानताएं तथा असमानताएं बता के, दोनों की परिभाषा के साथ चित्र बना सकें, या आपके दोनों को देखते ही पहचान सकें। तो विद्यार्थियों को आयत तथा वर्ग का ज्ञान कब होगा। आप लोग भावी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक शिक्षिकाएं हैं, आप सभी को नमन है दोस्तों। जय हिंद है। प्रश्न आ चुका है, उत्तर आ चुका है कि विद्यार्थी को आयत तथा वर्ग का ज्ञान कब होगा, तो दोनों में समानताएं तथा असमानताएं बता देंगे तो विद्यार्थी में आयत और वर्ग का ज्ञान हो जाएगा। वर्ग में चारों भुजाएं,
वर्ग में जो होता है चारों भुजाएं समान होती हैं। ये वर्ग में होता है कि आयत में होता है, ये बहुत ही डिफरेंस है। मैंने यहाँ पे दो चीजें बताई हैं, दो आकार बना दिया है, आपको बताना है कौन सा वर्ग है कौन सा आयत है। सभी लोग फटाफट कमेंट करेंगे, ठीक है दोस्तों? जी हाँ, फटाफट कमेंट करेंगे। स्क्रीन पर आ चुका आयत और वर्ग में ज्ञान विद्यार्थियों को कब चलता है, जब दोनों में समानताएं क्या होती हैं ये पता चल जाए और इसमें असमानताएं क्या होती ये पता चल जाए तो विद्यार्थी आयत और वर्ग के बारे में जान जाएगा। प्रश्न आ चुका है, अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, फटाफट प्रश्न करेंगे, कंप्लीट करेंगे ये क्लास। संगीत मानव के अचेतन मन का अंकगणित की संख्याओं से संबंधित एक आधुनिक गुप्त व्यायाम है। समझिएगा, पेडागोजी का प्रश्न है, संगीत मानव के अचेतन मन का अंकगणित की संख्याओं से संबंधित एक आधुनिक गुप्त व्यायाम है। यह कथन किसका है, स्टेटमेंट किसका है? लेबनिज का है, डटन का है, हॉकफेन का है या हेटन का है? ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं संगीत की बात कर रहे हैं। संगीत मानव के अचेतन मन का अंकगणित की संख्याओं से संबंधित एक आधुनिक गुप्त व्यायाम है। ठीक है, तो गुप्त व्यायाम यहाँ पे दिया है तो क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन सही होगा। किसका कथन है? आपके लेबनिज का कथन है। किसका कथन है भैया? लेबनिज का कथन है। ठीक है, आधुनिक गुप्त व्यायाम अगर आ जाए तो आपको लेबनिज में क्लिक कर देना है। प्रश्न आ चुका है अगला, प्रेरणा या ज्ञान का सजीव स्रोत क्या होता है? प्रेरणा और ज्ञान, प्रेरणा और ज्ञान, आप लोग शिक्षक हैं, शिक्षिकाएं, अध्यापक अध्यापिकाएं हैं। जी हाँ दोस्तों, प्रेरणा या ज्ञान का सजीव स्रोत, जीता जाता उदाहरण, जीता जाता स्रोत। सजीव मतलब क्या होता है? जीता जागता। तो जीता जागता यहाँ पे स्रोत लेखक होगा, विद्यार्थी होगा, शिक्षक होगा, पाठ्य पुस्तक होगा। तो प्रेरणा और ज्ञान का सजीव स्रोत अगर एग्जाम में आ जाए भैया तो शिक्षक पे क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोग भाभी अध्यापक अध्यापिकाएं हैं, शिक्षक शिक्षिकाएं, आपके लिए प्रश्न है कि प्रेरणा ज्ञान का सजीव स्रोत क्या होता है? तो शिक्षक होता है। जी हाँ दोस्तों, शिक्षक होता है। अगला प्रश्न है, जब किसी प्रश्न का उत्तर प्रत्येक छात्र द्वारा सही दे दिया जाता है तो प्रश्न कैसा होता है? आप देखते होंगे, आप ट्यूशन पढ़ाते होंगे, प्राइवेट में होंगे टीचर, ठीक है, वहाँ पे अभी तो लॉकडाउन में तो ट्यूशन शायद चालू हो गए हैं, सभी के चालू कर दिए होंगे आप लोग लोकल एरिया में। ठीक है, तो यहाँ पर यह बताना आप लोग, जब किसी प्रश्न का उत्तर प्रत्येक छात्र द्वारा सही दे दिया जाता है तो वह प्रश्न कैसा कहलाता है? विश्वसनीय प्रश्न होगा, वैध नहीं है, वस्तुनिष्ठ नहीं है या विभेदकारी नहीं है। ठीक है, तो देखिए इन्हें अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न बता सकता हूं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। फटाफट कमेंट करें, जब किसी प्रश्न का उत्तर प्रत्येक छात्र द्वारा सही दे दिया जाता है तो वो प्रश्न कैसा होता है? देखिए, विश्वसनीय होगा, इसमें दिया नहीं है, वैध नहीं, वैध भी होगा। ठीक है, वह प्रश्न वैध होगा। वस्तुनिष्ठ नहीं दिया तो वस्तुनिष्ठ तो प्रश्न होगा। अब क्या नहीं बता सकते कि वस्तुनिष्ठ है या नहीं, क्योंकि जब किसी प्रश्न दिया है, यहाँ तो प्रश्न दिया नहीं कि कौन सा लघु उत्तरात्मक प्रश्न, दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न, वस्तुनिष्ठ, सत्य सत्य, यहाँ पे कुछ नहीं दिया है। जब किसी प्रश्न का उत्तर प्रत्येक छात्र द्वारा सही दे दिया जाता है तो वह प्रश्न आपका विभेदकारी नहीं कहलाएगा। क्या होगा? विभेदकारी प्रश्न नहीं कहलाएगा। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न, फटाफट प्रश्न देखेंगे। गणित में निम्न में से कौन सा चरण समस्या समाधान विधि का नहीं है? देखिए, गणित में चरण दिए गए हैं, उसमें से समस्या समाधान विधि का चरण नहीं है। तो पहले जान लेते समस्या विधि जो है उसके समाधान विधि के, समस्या समाधान विधि के चरण है कौन? पहला चरण होगा समस्या को समझना तथा आपका व्याख्यापित करना, निष्कर्ष निकालना तथा सामान्यीकरण करना, आंकड़ों का संकलन तथा व्याख्या करना। ये तीनों जो है समस्या समाधान विधि के चरण हैं। आंकड़ों का संकलन, फिर उनका व्याख्या, निष्कर्ष निकालें, सामान्यीकरण करें, फिर उसको समस्या को समझें और उसको व्याख्यापित करें। लेकिन आपका यह कि समस्या समाधान का जो है विधि का शारीरिक बनावट को अधिक महत्व देना, यह चरण नहीं होगा। तो ये आपको पता सकता है, शारीरिक बनावट अधिक। ठीक है, कुछ नेगेटिव वर्ड और पॉजिटिव वर्ड आपको पता होना चाहिए शिक्षण शास्त्र के लिए। ठीक है, वो हम एक वीडियो बनाने वाले हैं, आपको कैसे टिक है, केवल आपको वो टिप्स फॉलो करना है, सिलेक्शन के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए रास्ता। बहुत ही जल्द वीडियो आएगी, तैयारी चल रही है उसकी। परीक्षा में विद्यार्थियों द्वारा दिए गए उत्तरों को भिन्न जांचकर्ताओं के द्वारा जांचने पर प्राप्तांकों में कोई अंतर नहीं आया, ऐसी परीक्षा क्या कहलाती है? परीक्षा में विद्यार्थियों द्वारा दिए गए उत्तरों को विभिन्न
कर्ताओं के द्वारा जांचने पर प्राप्त अंकों में कोई अंतर नहीं आता है। आप लोग 5 शिक्षक बैठे हैं, 1 2 3 4 5। एक विद्यार्थी है, उसका पेपर हुआ, उसने कॉपी लेके आपके पास आया, ठीक है। मान लीजिए ABCD ये 5 शिक्षक हैं, विद्यार्थी जेड है, जेड जाता है ए के पास कॉपी जांचता है, बी जांचता है, CDE ये पांचों शिक्षक विद्यार्थी जेड के कॉपी जांचते हैं और जांचते हैं पूर्णांक 10 का है, सभी 9 अंक देते हैं, सभी शिक्षक 9 अंक देते हैं, ठीक है। यानी प्राप्तांकों में कोई अंतर नहीं आता प्रत्येक शिक्षक। तो ऐसी परीक्षा क्या कहलाएगी? वैध कहलाएगी, विभेदकारी, विश्वसनीय, व्यापकता। तो उस बालक ने सभी शिक्षकों में जो लिखा था वो सभी शिक्षकों को क्या विश्वास जीत लिया, उनको विश्वास है शिक्षकों को, इसीलिए सभी ने 9 अंक क्यों दिया? सभी ने 9 अंक इसलिए दिया क्योंकि उनको विश्वास है, ठीक है। तो यह परीक्षा कैसी कहलाएगी? विश्वसनीय परीक्षा कहलाएगी, जिस पर कितने भी शिक्षक जांच लें, 2 4 6 8 मूल्यांकन प्राप्तांक उतना ही अगर बालक प्राप्त करता है तो वह विश्वसनीय परीक्षा कहलाती है। अगला प्रश्न है, मूल्यांकन विधि का चुनाव करते समय अध्यापक को निम्नलिखित बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। देखिए, मूल्यांकन विधि का जब आपको चुनाव करना हो तो उस समय आपको जो है अध्यापक अध्यापिका होने के नाते किस बात को विशेष ध्यान रखना चाहिए? छात्रों की रुचि का ध्यान रखेंगे, छात्रों के गृहकार्य का, छात्रों में आत्मविश्वास की भावना का करने का, या आप करेंगे विधि अथवा साधन वैध होने की। तो मूल्यांकन विधि का चुनाव करते समय अध्यापक को किन विशेष बातों का ध्यान रखना है? तो आपको मुख्य विशेष बात यह है कि विधि अथवा साधन वैध होने चाहिए, इस बात को जरूर ध्यान रखना है, ठीक है। मूल्यांकन विधि का, ठीक है, मूल्यांकन विधि में आपको चुनाव करना है तो आपको अध्यापक अध्यापिका होने के नाते आपको विधि तथा साधन वैध होने चाहिए, इसको विशेष ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, विद्यार्थियों में गणित सीखने संबंधी कठिनाइयों को कम करने के लिए उचित क्या होता है? जो विद्यार्थी होते हैं उनको गणित सीखने संबंधी कठिनाइयों को कम करना हो, उनके लिए उचित क्या होगा? अधिक गृहकार्य देना, पारितोषिक देना, शारीरिक दंड देना, या कारणों को जानकर कठिनाई दूर करना। तो सही सटीक आंसर जान लेते हैं। विद्यार्थियों को गणित सीखने संबंधी कठिनाइयों को कम करने के लिए जो उचित होगा वह यह होगा कि कारणों को जानकर कठिनाइयां दूर करना, ठीक है। उनको कारण जाने के जिनको कठिनाई पड़ रही है बच्चों को, ठीक है, उन कठिनाइयों को कम करना हो तो कारण जाने उन कठिनाइयों का और उनका क्या है, उस कठिनाई को दूर करें। अगला प्रश्न देख लेते हैं क्या दिया गया है। प्रश्न यह है दोस्तों, निम्न में से गणित की प्रकृति नहीं है। जो गणित की प्रकृति है यह आपको बताना है। विस्तृत नहीं है, सरल नहीं है, मौलिक नहीं है, अपनी भाषा नहीं है। तो गणित, निम्न में से गणित की प्रकृति नहीं है, आपको फटाफट कमेंट करके बताना दोस्तों, ये आपके लिए होमवर्क है। आज हम आपके लिए होमवर्क में यह प्रश्न दे रहे हैं, आपको बताना है कि गणित की प्रकृति नहीं है। कैसी गणित की प्रकृति नहीं है? तो ये इसके लिए जानना जरूरी है कि गणित की प्रकृति कैसी होनी चाहिए। यह आपके लिए होमवर्क है, आप टेस्ट दीजिए, इसका आंसर हम कल की वीडियो में बताएंगे। कोशिश करिए, हर भाई बहन हर शिक्षक बंधु कमेंट कीजिए, कोशिश कीजिए इस प्रश्न का उत्तर देना, और अपने आप को जब वो कल हम क्लास करेंगे वो आपका आंसर सही होगा तो आप समझ सकते हैं आपके अंदर जो उत्सुकता एनर्जी होगी वो सिलेक्शन के लिए बहुत ही कायम है। डेली क्लास ज्वाइन कर ले, डेली स्टडी करने के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है वह एनर्जी, ठीक है दोस्तों। तो फटाफट सभी लोग कमेंट करेंगे। मैं हमेशा कहता हूँ दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हमेशा अच्छी सोच, अच्छा विचार, अच्छी भावना रखें, मन को हल्का करें, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। और शिक्षा ही, सभी लोग जानते हैं, शिक्षा ही ज्ञान है, शिक्षा ही ब्राइटनेस है, ठीक है। और दोस्तों, लाइफ में किसी चीज़ का इंतजार मत करना, क्योंकि जितना तुम सोचते हो जिंदगी उससे कहीं ज़्यादा तेजी से निकल रही है। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद सभी का।